नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सवाल ही जवाब है के चौथे अध्याय में, जिसका नाम है सकारात्मक प्रभाव डालने के 6 सशक्त तकनीकें। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जैसे अगर आप नए लोगों से मिलते हैं तो वे पहली ही मुलाकात के 4 मिनट में ही आपके बारे में 90% राय बना लेते हैं, या यह कह सकते हैं कि लोग तत्काल आपके बारे में कम से कम 25 निर्णय कर लेते हैं, जिनमें आपकी उम्र, आय, शिक्षा, अधिकार, मित्रता और विश्वसनीयता सम्मिलित है। वे तो यहाँ तक निर्णय कर लेते हैं कि बिना कोई गारंटी लिए आपको कितना रुपया उधार दिया जा सकता है। पर सौभाग्य से इनमें से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आपका थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है। ये हैं आपका हाथ मिलाने का तरीका, मुस्कुराहट, पोशाक और व्यक्तिगत स्थान। तो चलिए देखते हैं इन 6 तकनीकों की मदद से हम कैसे सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। पहला तकनीक है हथेली की शक्ति। हमारी देह भाषा के सर्वाधिक सशक्त संकेतों में से एक है हमारी हथेली का प्रयोग, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हथेली की शक्ति द्वारा प्रयोगकर्ता को अधिकार और मौन प्रभुता मिल जाते हैं। हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऊपर की ओर हथेली, नीचे की ओर हथेली और बंद हथेली, जिसके इंडेक्स फिंगर पॉइंटेड पोजीशन में है। हथेली की इन तीनों स्थितियों में शक्ति के अंतर को हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को कमरे के अंदर ही दूसरी जगह जाने के लिए कहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज़ का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्द तथा चेहरे के भाव भी एक से ही रखते हैं। केवल आपकी हथेली की स्थिति बदल जाती है। जैसे ऊपर की ओर हथेली अभयदान या शरण देने का संकेत है, और इस प्रार्थना पर जिस व्यक्ति से जगह बदलने के लिए कहा जा रहा है वह भयभीत महसूस नहीं करेगा। इस संकेत का प्रयोग आदिकाल से ही हो रहा है, जब गुफा मानव इसके द्वारा यह बताया करते थे कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। जब आपकी हथेली नीचे की ओर मुड़ी होती है तो आप तत्काल अधिकार जताना चाहते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह यह महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है और वह आपकी बात का बुरा मान सकता है, खासकर तब जब उसे लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। और साथ ही अगर आप कोई प्रस्तुति दे रहे हैं और हथेली को लगातार नीचे रखे हुए हैं तो श्रोता आपको नकार देंगे। अब इस चित्र में बताई गई उंगली एक तरह की प्रतीकात्मक छड़ी बन जाती है, जिसके माध्यम से वक्ता श्रोता को प्रतीकात्मक रूप से पीटकर उससे आत्मसमर्पण करवाना चाहता है। उंगली दिखाना सबसे अधिक चिढ़ाने वाले संकेतों में से एक है, विशेषकर तब जब श्रोता वक्ता के शब्दों के साथ समय की लय बना रहा हो। नीचे हथेली और उंगली दिखाने के संकेतों पर किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि श्रोता इन संकेतों का प्रयोग कर रहे वक्ता को अधिक आक्रामक, शक्तिशाली या घमंडी समझते हैं, और वक्ताओं द्वारा क्या कहा गया है यह ठीक से बता नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रोता तो वक्ता के दृष्टिकोण के बारे में ही निर्णय ले रहा होता है, और जिसके कारण उसकी बात को ठीक से सुन नहीं पाता। अगर आपको उंगली उठाने की आदत है तो प्रयास करें कि आप हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थितियों का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि इन स्थितियों के सम्मिश्रण से आप अधिक आरामदेह माहौल बना सकते हैं और अपने श्रोता पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा तकनीक है हाथ मिलाना। हाथ मिलाना एक तकनीक है जो आदिकाल से ही चलती आ रही है। जब भी गुफा मानव मिलते थे वे अपने हाथ को आगे करके यह दिखाते थे कि उन्होंने कोई भी हथियार नहीं पकड़ा या छुपाया है। इस प्राचीन अभिवादन प्रतीक का आधुनिक प्रकार है हथेलियों द्वारा एक दूसरे को जकड़ा जाना और हथेलियों को हिलाना। यह मुलाकात के प्रारंभ और अंत दोनों वक्त होता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किसी आदेश में हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसे ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाने में इन दोनों स्थितियों की योग्यता खोजें। कल्पना कर लें कि आपने किसी नए व्यक्ति से हाथ मिलाकर अभिवादन किया है, तो 3 मूलभूत प्रतिक्रियाओं में से एक संप्रेषित होगी। पहला अधिकार, दूसरा समर्पण और तीसरा समानता। पहला है अधिकार। इस पर सामने वाला सोचेगा कि यह व्यक्ति मुझ पर हावी या अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है, बेहतर होगा मैं चौकस रहूं। अधिकार संप्रेषित होता है जब आप अपने हाथ को घुमा लेते हैं ताकि आपकी हथेली हाथ मिलाते समय नीचे की ओर रहे।
आवश्यक नहीं है कि आपकी हथेली बिल्कुल नीचे फर्श की ओर रहे। हो सकता है कि यह दूसरे व्यक्ति की हथेली की तुलना में नीची रहे और इससे यह सिद्ध होता है कि आप सामने वाले को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। हाथ मिलाने की यह शैली तालमेल बनाने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह आक्रांत करने वाली लग सकती है। यह पुरुषों द्वारा ही अधिक इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है समर्पण। यहाँ सामने वाला सोचेगा कि मैं इस व्यक्ति पर अधिकार जमा सकता हूँ, यह वही करेगा जो मैं चाहूँगा। इसके लिए आपको अपनी हथेली ऊपर की ओर रखना होगा। अगर आप अपनी हथेली ऊपर की ओर रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण देना चाहते हैं या उसे समझाना चाहते हैं कि वह नियंत्रण में है। इसके द्वारा यह भी जताया जा सकता है कि आप आक्रांत हो सकते हैं। तीसरा है समानता। यहाँ वह सोचेगा कि मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, हम दोनों की खूब जमेगी। इस प्रतिक्रिया को संप्रेषित करने के लिए दो नियम हैं। पहला, अपनी हथेली को सीधा रखें, न अधिकारपूर्ण मुद्रा में और न ही समर्पण की मुद्रा में, बल्कि समान मुद्रा में रखें। इससे हर कोई आरामदेह और भयहीन महसूस करेगा। दूसरा, आप भी उतना ही दबाव डालें जितना आप पर डाला जा रहा है। इसका यह मतलब निकलता है कि यदि आपको 10 लोगों के किसी समूह से मिलाया जा रहा है तो आपको कई बार अपने दबाव को बदलना पड़ेगा और हाथ के कोनों में भी कई तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। हाथ मिलाने की इस शैली में ना कोई विजेता है, ना ही कोई पराजित और ना ही कोई डरा हुआ महसूस करता है। इससे हर व्यक्ति आरामदेह स्थिति में होता है और वह नए विचारों के प्रति रुचि दिखाता है, क्योंकि तब हम एक दूसरे के प्रति कम निर्णयकारी होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, कभी भी लोगों को दोनों हाथ से अभिवादन ना करें। हालांकि इसका लक्ष्य स्वागत, गर्मजोशी और प्रगाढ़ता की भावनाएं संप्रेषित करना होता है, पर सामने वाले पर इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ता है। उसे लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं, कम विश्वसनीय हैं या आप छुपे हुए उद्देश्यों से प्रेरित हैं। इसीलिए हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाएं। तीसरा तकनीक है बाएं हाथ में सामान पकड़ना। यह तकनीक पहली नज़र में साफ दिखती है और बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं। फोल्डर, कागज, ब्रीफकेस, पर्स या गिलास अपने बाएं हाथ में पकड़ने की आदत डालें। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते समय अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुर्सी खिसकाने और अलविदा करने के लिए दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको किसी से मिलवाया जाता है और आपने अपने दाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ रखी है, तो आपको अपने ड्रिंक को अपने बाएं हाथ में थामने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सफलतापूर्वक कर भी लें तो भी एक नए व्यक्ति को एक ठंडा और गीला हाथ मिलता है और उसके लिए यह आपका पहला प्रभाव होता है, ठंडा और गीला। चौथा तकनीक है मुस्कुराहट की शक्ति। इंसान ही इकलौता प्राणी है जो होठों को पीछे करके अपने दांत दिखाता है, पर काटता नहीं। मुस्कुराने की शुरुआत एक शांतिपूर्ण संकेत के रूप में हुआ है और बंदरों और चिंपैंजियों द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है। इस संकेत में हमारे सर्वे दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, लोग आपके उतने ही पास खड़े होना चाहेंगे, आपको छूने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज़ है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आपसे कोई खतरा नहीं है। पांचवा तकनीक है क्षेत्रीय सम्मान। इस तकनीक के माध्यम से हम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे, जिससे हम लोगों से एक अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं। जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, मतलब वे आपस में कितनी दूरी पर खड़े होकर बातें करते हैं। इस दूरी को पर्सनल स्पेस या व्यक्तिगत स्थान के नाम से जाना जाता है। पर्सनल स्पेस डिपेंड करता है जनसंख्या घनत्व पर और उस संस्कृति पर जिसमें वह व्यक्ति रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अधिकतर मिडिल क्लास लोग जो अंग्रेजी भाषी देशों से आते हैं, उनकी पर्सनल स्पेस की आवश्यकता 46 सेंटीमीटर यानी 18 इंच होती है और इसीलिए बिना डर की स्थितियों में वे 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहते हैं। वहीं यूरोप और साउथ अमेरिका के कई हिस्सों में पर्सनल स्पेस की आवश्यकता 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच तक कम होती है। इसका मतलब यह है कि वहाँ के निवासी एक दूसरे के इतने पास आराम से खड़े हो सकते हैं, जिसे अधिकतर देशों में असहज महसूस किया जाता है।
इस चित्र में अगर दोनों लोग एक ही प्रदेश से हैं तो वे इस दूरी पर एक दूसरे के साथ सहजता का अनुभव करेंगे। पर अगर उनमें से एक लंदन का हो और दूसरा रोम का, तो लंदन वासी शायद यह समझेगा कि सामने वाला अधिक आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है। अगर आप किसी के पास खड़े हैं और आप देखते हैं कि हर बार जैसे ही आप उसके पास आते हैं सामने वाला थोड़ा पीछे हट जाता है, तो आप दूरी बनाए रखें और उसके अधिक पास जाने का प्रयास न करें। इसके द्वारा वह आपको यह बता रहा है कि सहजता का अनुभव करने के लिए उसे इतना पर्सनल स्पेस चाहिए। छठा तरीका है सफलता के लिए पोशाक। कपड़े आपके शरीर का 90% तक हिस्सा ढकते हैं और इसीलिए आपके पोशाक का लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़ों से आपकी विश्वसनीयता, योग्यता, अधिकार, सामाजिक सफलता व व्यावसायिक स्थिति का अनुमान भी लगाया जाता है। हालांकि इस खंड में हम पोशाक के सभी पहलुओं का विश्लेषण करने नहीं जा रहे हैं, फिर भी मैं आपको उचित पोशाक का फॉर्मूला बता देता हूँ। इस क्षेत्र में महिलाओं से अधिक गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के पास पुरुषों की अपेक्षा पोशाक की अधिक शैलियाँ, रंग व डिजाइन होते हैं। हालांकि अधिकांश पुरुषों के पास कम चुनाव और कम कपड़े होते हैं, फिर भी अधिकतर पुरुषों के पास इतनी समझ नहीं होती कि वे मैचिंग का ध्यान रखें। उचित व्यावसायिक पोशाक का रहस्य इस सवाल के जवाब में छुपा है। आपका संभावित ग्राहक आपको किस तरह के पोशाक में देखना चाहता है? उनकी राय में विश्वसनीय, खुशमिजाज, अधिकारपूर्ण, समझदार, सफल और मिलनसार लगने के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? इन प्रश्नों को ध्यान में रखें और याद रखें, आपके संभावित ग्राहक का विचार अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसी के हिसाब से कपड़ों का चयन करें। यह हर इलाके में अलग होता है और वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार बदलता है, पर आप अपने इलाके के सफल लोगों की वेशभूषा के अनुरूप ही अपनी वेशभूषा चुनें। उम्मीद है कि आप इन 6 तकनीकों का प्रयोग करके अपने संभावित ग्राहक के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं। 5वां अध्याय, देह भाषा, संकेतों को किस तरह पढ़ें। दोस्तों, इस अध्याय में हम समझेंगे कि हमारे बिजनेस में बॉडी लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा और वो ये है। एक सर्वे से पता चला है कि आमने सामने की मुलाकातों में आपकी श्रोताओं पर आपके संदेश का प्रभाव इस प्रकार होता है। पहला, शब्द का प्रभाव पूरे प्रभाव का 7 से 10% का होता है। दूसरा, स्वर का प्रभाव पूरे प्रभाव का 20 से 30% का होता है। और तीसरा, देह भाषा का प्रभाव पूरे प्रभाव का 60 से 80% का होता है। इस डेटा से पता चलता है कि आपके देखने का ढंग, हाव भाव, मुस्कुराहट, वेशभूषा और चलने के तरीके से सामने वाले पर अधिक प्रभाव पड़ता है। आपके द्वारा चुने गए शब्दों से 3 गुना अधिक महत्वपूर्ण होता है शब्दों को कहने का आपका तरीका। देह भाषा को पढ़ने के 3 नियम। लोगों में सकारात्मक छवि बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की देह भाषा को अच्छे से पढ़ना सीखें, क्योंकि लोगों की देह भाषा से आप समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहते हैं। लोगों की देह भाषा को पढ़ने के लिए इस अध्याय में 3 नियम बताए गए हैं और वो ये हैं। पहला नियम, संकेत समूह को पढ़ना। दूसरा नियम, पृष्ठभूमि का विचार करें। और तीसरा नियम, सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें। तो चलिए इन्हें अच्छे से समझते हैं। पहला नियम, संकेत समूह को पढ़ना। हर भाषा की तरह देह भाषा भी शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों और विरामों से मिलकर बनती है। जैसे एक शब्द का मतलब सिचुएशन के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन अगर एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में रखते हैं तभी आप पूरी तरह इसका अर्थ समझ पाएंगे। ठीक इसी तरह हर संकेत एक शब्द की तरह है और इसे समझने के लिए संकेतों के समूह को देखना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सिर खुजलाना। इसका कई मतलब हो सकता है, जैसे डैंड्रफ, पसीना, भुलक्कड़पन या झूठ, जिसका सही अर्थ उसी समय दिखाई दे रहे अन्य संकेतों पर निर्भर करता है। सही अर्थ समझने के लिए हमेशा पूरे संकेत समूह को पढ़ें जो कम से कम 3 संकेतों से मिलकर बना हो। दूसरा नियम, पृष्ठभूमि का विचार करें। संकेत समूह का विश्लेषण उस बैकग्राउंड या एनवायरनमेंट में होना चाहिए जिसमें वे नज़र आते हैं। उदाहरण के तौर पर
अगर कोई व्यक्ति बस स्टैंड पर अपने हाथ और पैर आर पार बांधकर खड़ा हो, उसकी ठुड्डी नीचे हो और मौसम ठंडा हो, तो इस बात की संभावना अधिक है कि उसे ठंड लग रही है, न कि वह सुरक्षात्मक मुद्रा में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हीं संकेतों का प्रयोग तब करता है जब आप मेज पर उसके सामने बैठकर उसे अपना विचार बेचने का प्रयास कर रहे हो, तो इसी संकेत समूह का आप यह अर्थ निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति परिस्थिति को लेकर शायद नकारात्मक या सुरक्षात्मक रुख अपना रहा है। तीसरा नियम, सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें। एक संकेत जो एक देश में एक चीज का प्रतीक होता है, दूसरे देश में वह किसी दूसरी चीज का प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर इस पिक्चर में दर्शाई गई अंगूठी मुद्रा का अर्थ पश्चिमी देशों में आमतौर पर ओके या अच्छा का होता है। हालांकि पूरी दुनिया में यह अर्थ फैल रहा है, परंतु कई जगहों पर इस मुद्रा के अलग अलग अर्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रांस में इसका अर्थ शून्य या कुछ नहीं होता है और जापान में इसका अर्थ पैसा होता है। लेकिन कुछ देहभाषा के अधिकतर संकेत हर जगह एक से होते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, जब वे दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं तो वे नाक फुला लेते हैं। सिर हिलाने का अर्थ भी हर जगह हाँ या सकारात्मक होता है। मुस्कुराहट जन्मजात होती है, क्योंकि जिन लोगों में बचपन से ही देखने की शक्ति नहीं होती और जो इसे वास्तव में कभी नहीं देख पाते, वे भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इस अध्याय में हम ऐसे ही संकेतों के बारे में बात करेंगे जो अधिकतर संस्कृतियों में समान हैं, और ये ऐसे संकेत हैं जो आमने सामने की परिस्थितियों में आपके सर्वाधिक काम आएंगे। अब अगर बात करें देह भाषा को अच्छे से समझने की, तो महिलाएं इसमें पुरुषों के मुकाबले कहीं आगे हैं, क्योंकि पुरुषों का दिमाग इस तरह बना ही नहीं है कि वे देह भाषा से सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सके। वहीं महिलाएं संकेतों को अच्छे से समझ लेती हैं। इसीलिए आमने सामने की मुलाकात में किसी महिला से झूठ बोलने का प्रयास करना नासमझी होगी। अब ऐसा नहीं है कि पुरुष देह भाषा समझ ही नहीं सकते, इसके लिए उन्हें देह भाषा को पढ़ना सीखना होगा, और वो ऐसे सीख सकते हैं। हर रोज 15 मिनट का समय निकालें, लोगों के संकेतों को पढ़ें और स्वयं के संकेतों के बारे में भी सचेतन जागरूकता विकसित करें। देह भाषा पढ़ने की सबसे अच्छी जगह वह होती है जहां बहुत से लोग आपस में मिलते हैं और चर्चा करते हैं, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म, सामाजिक समारोह और व्यावसायिक बैठकें। टीवी देखना भी सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। आवाज़ को बंद कर दें और केवल तस्वीर देखकर ही यह समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। कुछ मिनटों बाद आवाज़ चालू करके आप यह जांच कर सकते हैं कि आपका शब्दहीन अध्ययन कितना सही है। तो इस तरह आप देह भाषा को पढ़ने में निपुण हो सकते हैं। देह भाषा को पढ़ने का तरीका। यहाँ पर हम सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले देह भाषा संकेतों पर बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ संकेत नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक। तो चलिए हम ऐसे ही संकेतों पर बात करते हैं। पहला है हाथ बांधना। शरीर के सामने हाथ बांधना या शरीर के सामने हाथ आड़े रखना एक असंबद्ध और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। यह एक जन्मजात संकेत है और 70% लोग अपनी बाईं बांह को दाईं बांह के ऊपर बांधते हैं। हाथ बांधने के कई और तरीके होते हैं, जैसे आधे हाथ बांधना, अपने आप से हाथ मिलाना और दोनों हाथों से किसी चीज को पकड़ना। इस संकेत में किए गए शोध बताते हैं कि सुनते समय जो श्रोता इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, वे उन लोगों से लगभग 40% कम समझते हैं जो खुली स्थिति में होते हैं। जब प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के बारे में उनसे पूछा गया तो हाथ बांधने वाले लोगों ने छोटे वाक्यों का प्रयोग किया, नज़र कम मिलाई, पीछे टेककर अधिक बैठे और प्रस्तुतकर्ता के प्रदर्शन के प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाया, बजाय उन श्रोताओं के जो बिना हाथ बांधे बैठे थे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो व्यक्ति राइट में बैठा है वह इस संकेत का प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण वह लोगों के साथ तालमेल नहीं बना पा रहा। वहीं पिक्चर के लेफ्ट में 2 लोग ओपनली बैठे हुए हैं, जिसके कारण उनके बीच एक अच्छी वार्तालाप हो पा रही है। तो क्या हाथ बांधने की स्थिति से बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी डिक्शनरी में से हाथ बांधने की मुद्रा हटा दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके श्रोता आपकी बातें पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। वे आपके प्रति
अधिक आलोचनात्मक रुख अपनाएंगे और आपको कम पसंद करेंगे। इसीलिए खुली देह भाषा का प्रयोग करें। जहाँ तक संभव हो श्रोताओं को बैठने के लिए हत्थे वाली कुर्सी दें। इससे उन्हें हाथ रखने के अधिक अवसर मिलते रहेंगे और वे चर्चा में भी अधिक भाग लेंगे। अगर आपके श्रोता हाथ बांधकर बैठे हैं तो आप उनकी मुद्रा को बदल सकते हैं। आप अपने सवालों के जवाब में उनसे हाथ उठवा सकते हैं। उन्हें शारीरिक रूप से शामिल होने वाले अभ्यास दे सकते हैं, जैसे लिखने के लिए पेन और कागज दे सकते हैं या चाय या कॉफी दे सकते हैं। दूसरा तकनीक है हाथ से चेहरे को छूना। पश्चिमी और अधिकतर यूरोपीय लोग उस समय हाथ से चेहरे को ज़्यादा छूते हैं जब वे झूठ बोलते हैं। यह एशियाई लोगों के साथ नहीं होता, जो धार्मिक कारणों से सिर छूने से बचते हैं, पर झूठ बोलते समय उनके पैरों की हरकत बढ़ जाती है। बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है कि झूठ बोलते समय वे अपना चेहरा छुपा लेते हैं, और वयस्कों में भी यह देखा जा सकता है। झूठ बोलते समय नाक की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण नाक से स्पर्श बढ़ जाता है। आंखों को हाथ से छुपाने से हम वह नहीं देखते जो हम नहीं देखना चाहते या जिस पर हमें विश्वास नहीं होता। इस कारण से हम आंख मलने की मुद्रा में आ जाते हैं। कान मलना और सर गर्दन को खुजलाना भी यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति अनिश्चित है या जो कहा जा रहा है उस पर विश्वास नहीं कर रहा। तो क्या इससे भी बचने के लिए कोई उपाय है? जी हाँ, इससे भी बचने के लिए उपाय है। आइए देखते हैं। हमेशा हाथ से चेहरे को छूने के संकेतों को समूहों में और उनकी पृष्ठभूमि में पढ़ें। अपनी प्रस्तुति के दौरान हाथ से चेहरे के स्पर्श संकेतों से हमेशा परहेज करें, क्योंकि इनके प्रयोग से आपके श्रोता आप पर कम विश्वास करेंगे। इससे बचने के लिए वीडियो कैमरे के सामने अभ्यास करें या शीशे के सामने खड़े होकर रिहर्सल करें, ताकि चेहरे को छूने की आपकी आदत खत्म हो जाए। अगर आपकी प्रस्तुति के दौरान कोई हाथ से चेहरे के स्पर्श संकेत का प्रयोग कर रहा हो तो उससे यह सवाल करें, मुझे लगता है कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है? या आपकी देह भाषा बता रही है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है? इस आखिरी प्रश्न को पूछते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यह कई बार अपमानजनक लगता है। सिर झुकाना। जब हम उस चीज़ में रुचि लेते हैं जो हम देख या सुन रहे हैं, तो हम अपने सिर को एक ओर झुकाते हैं। अगर आपका संभावित ग्राहक अपना सिर एक ओर झुकाए हुए हो तो प्रस्तुति जारी रखें। अगर उसका सिर सीधा होता है या इधर उधर हिलने डुलने लगता है या उसका सिर उसके सीने पर गिर जाता है, तो उसका ध्यान अपनी ओर दोबारा खींचें या बातचीत की दिशा बदलें। गाल पर हाथ रखना। यह आपकी प्रस्तुति का सकारात्मक मूल्यांकन दर्शाता है। हाथ गाल पर टिका रहता है पर सिर को सहारा नहीं देता। उंगली सामान्यतः कनपट्टी को छूती है। यदि सिर हाथ के सहारे टिकने लगते हैं तो इसका मतलब है कि श्रोता की रुचि घट रही है। चश्मे की नोक को मुंह में रखना। कोई व्यक्ति पेन या पेंसिल को अपने मुंह में रख सकता है। यह मूल्यांकन का एक तरीका है और तब देखा जाता है जब व्यक्ति किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करता है, परंतु यह निर्णय लेने से रोकने का भी लक्षण हो सकता है, क्योंकि उसके मुंह में कोई चीज होने के कारण वह जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। सामने झुकना। हम उन लोगों या वस्तुओं के नजदीक आते हैं जो हमें रोचक या आकर्षक लगते हैं। तो अगर आपके संभावित ग्राहक की स्थिति ऐसी हो तो समझ जाइए कि वह आपकी बातों पर रुचि दिखा रहा है। मीनार। यह संकेत एकांकी संकेत की तरह पढ़ा जा सकता है और इससे एक ठंडे किंतु विश्वासपूर्ण रवैया पता चलता है। तो सवाल यह है कि यह विश्वास किसके प्रति है? क्या ये विश्वास आपके साथ चलने के बारे में है या विषय पर अपने स्वयं के ज्ञान पर विश्वास है? क्या यह उन्होंने पहले कहीं सुन रखा है? जिस वातावरण में इसका प्रयोग किया जाता है उसी से इसका सही जवाब मिलता है। बाहर झांकते अंगूठे। कोट की जेब गिरेबान के मोड़ में से अंगूठे बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलते अंगूठे से श्रेष्ठतापूर्ण रुख का संकेत मिलता है। अपने श्रोताओं के सामने इस संकेत का प्रयोग करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसे घमंडी या अक्कड़ व्यवहार माना जा सकता है। दोनों हाथ सिर के पीछे। ऐसा आमतौर पर पुरुष करते हैं।
इससे यह संप्रेषित होता है, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। आप इस व्यक्ति से इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ जानते हैं, क्या आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहेंगे? इसका परिणाम या तो सहयोग या फिर वाद विवाद होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि संकेत किस वातावरण में दिया गया है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, यह संकेत काफ़ी इस्तेमाल होता है और इससे श्रोता के आलोचनात्मक विचारों का प्रदर्शन होता है। तर्जनी उंगली गाल के ऊपर टिकी रहती है, अंगूठा ठुड्डी को सहारा देता है और मध्यमा उंगली या तो मुंह पर या मुंह के आसपास होती है। इसके लिए आप यह सवाल कर सकते हैं, आपका विचार क्या है? इस तरह का सवाल पर व्यक्ति की भावनाओं को सामने लाया जा सकता है। काल्पनिक रुइयां चुनना, काल्पनिक रुइयां चुनना यह बताता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है व्यक्ति उससे असहमत है। जब वह व्यक्ति काल्पनिक रुइयां चुन रहा होता है तो वह दूसरी ओर देखने लगता है। इस तरह के व्यक्ति से आप यह सवाल कर सकते हैं, मुझे लगता है आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। कॉलर खींचना, जब कोई व्यक्ति चुपचाप गुस्सा होता है या विचलित होता है या धोखा देता है तो उसकी गर्दन में सनसनाहट या झुंझुनी का एहसास होता है। इस स्थिति में उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह गर्दन से कॉलर को खींचकर अलग कर दे। इस तरह के व्यक्ति से यह सवाल पूछना ठीक रहेगा, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? गर्दन में दर्द, यह अभिव्यक्ति पूरी तरह बताती है कि यहाँ क्या हो रहा है। बढ़ते हुए तनाव या बढ़ती हुई कुंठा के कारण आदमी अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाता या ठोकता है ताकि वहां उठ रहे झुंझुनी के एहसास को शांत किया जा सके। मंद मंद आंखें झपकाना, यह चिढ़ाने वाला संकेत उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो खुद को आपसे बेहतर, समझदार, अमीर या स्मार्ट समझता है। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने पैर के तलवे को उठाकर अपना कद बढ़ाने का भी प्रयास करता है। जब कोई चीज़ उसे नहीं देखनी होती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुर्सी पर पैर रखना, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। पहला यह कि व्यक्ति आरामदेह है और आत्मविश्वास से पूर्ण है, विशेषकर जब वह कुर्सी उसकी ना हो। दूसरी ओर यह उसकी क्षेत्रीय सीमा का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि वह कुर्सी के ऊपर पैर रखकर उस पर अपना हक जता रहा है। कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना, यह विशेष तौर पर एक पुरुष संकेत है, क्योंकि यह अधिकार या श्रेष्ठता का संदेश प्रेषित करता है। कुर्सी की पीठ संभावित खतरे से रक्षा करती है और पैर फैलाना पुरुष का प्राचीनतम अधिकार संकेत है। जो आदमी इस स्थिति में हो उससे कभी बहस न करें, इसके बजाय उसे चर्चा में शामिल करें और कुर्सी सीधी करके बैठने के लिए कहें। धीमे धीमे हाथ मलना, हाथ मलने की गति से व्यक्ति की संभावित भावनाओं का पता चलता है। तेजी से हाथ मलने वाला व्यक्ति किसी बात के परिणाम के प्रति रोमांचित अनुभव करता है और धीमे धीमे हाथ तब मले जाते हैं जब उस व्यक्ति को चर्चा से लाभ होने या पैसा मिलने की आशा होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, 3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं जिनका देह भाषा अलग अलग है। दाईं ओर बैठी महिला ने आलोचनात्मक मुद्रा अपना रखी है और बाईं ओर बैठा आदमी खुली हथेलियों का प्रयोग करके और आगे की ओर झुककर उससे बातें करने का प्रयास कर रहा है। केंद्र में बैठा व्यक्ति मीनार संकेत का प्रयोग कर रहा है और अपने आक्रामक पैर की स्थिति से विश्वासपूर्ण और आश्वस्त रूप का प्रदर्शन कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, देह भाषा को समझना किसी पहेली की तरह होता है, लेकिन हम संकेतों को समूह में पढ़ें तो हम इसे काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ही एक हाई लेवल नेटवर्कर नहीं होता, वह धीरे धीरे सीखने की कला का प्रयोग करके एक अच्छा नेटवर्कर बनता है। सो आप इस बुक में दिए गए तकनीकों की मदद से एक अच्छे नेटवर्कर बन सकते हो, बशर्ते आप इन तकनीकों को और अपने ड्रीम को फॉलो करते रहें। तो दोस्तों, सवाल ही जवाब है कि बुक समरी के सीरीज का अंत इस अध्याय के साथ होता है। अब मिलते हैं
हम हमारे अगले बुक समरी के सीरीज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।